नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी राफेल समाचार से द एजुकेशन टॉक में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने दीपोत्सव को पिछले 3 सालों में विश्व के मानचित्र पर लाके खड़ा कर दिया और इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। और अवध विश्वविद्यालय को जहां पर पहले पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न स्तर पर था, उसको नई बुलंदियों तक पहुंचाया। आचार्य प्रोफेसर मनोज दीक्षित, आपका सर हमारा राफेल समाचार पर स्वागत है। और सर, आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है सर, वो क्या है और लोग उसको अभी समझ नहीं पा रहे हैं, उसको सर विस्तार से थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, न समझने के कोई विशेष कारण नहीं है। पहले तो इसका नाम नई शिक्षा नीति नहीं होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। बहुत सारे लोग एनईपी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में देख रहे हैं, बल्कि इसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम जब किसी पॉलिसी को नई कहते हैं तो वो बहुत दिनों तक नई रहती नहीं है और फिर उसके साथ पुराना शब्द जोड़ नहीं पाता है और अजीब सा कन्फ्यूजन होता है कि ये पॉलिसी भी नई है क्या। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी और 1986 से चलते चलते आप समझ सकते हैं कि 34 वर्ष तक ये पॉलिसी नई कहलाती रही, जबकि ये पॉलिसी काफ़ी मैच्योर होकर सफलता और असफलता के पैमानों पर गुजरते हुए वर्तमान स्थिति तक आई थी। तो जो जिसे हम एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नाम देते हैं, वो भारत की उन तमाम समस्याओं को सबसे पहले तो वो इंगित करती है। इस डॉक्यूमेंट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये एक डायग्नोस्टिक तक जाती है। इसने उन सारी समस्याओं का संज्ञान लिया है जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आज की तारीख में व्याप्त हैं और जो कि भारत जैसे शिक्षित देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। उन सभी व्यवस्थाओं का संज्ञान लेने के बाद ही यह शिक्षा नीति आगे प्रिस्क्रिप्टिव रोल में आती है। अगर हम ये देखें कि इस शिक्षा नीति के बनने की पूरी प्रक्रिया में कितना कंसल्टेशन किया गया, तो हमें लगेगा कि हाँ, इस शिक्षा नीति के बनने में हमने कितनी मेहनत हमारे लोगों ने की है। लगभग 2.5 लाख गांवों तक कंसल्टेशंस किए गए, लगभग हर पढ़े लिखे व्यक्ति से कंसल्टेशन किए गए, लगभग हर जनप्रतिनिधि से कंसल्टेशंस किए गए, लगभग हर टीचर से कंसल्टेशंस किए गए। इन कंसल्टेशंस का मूल कारण यह था कि समस्याओं की जड़ तक जानना, उनका संज्ञान लेना और तब नैदानिक व्यवस्था तक पहुंचना। आप जानते हैं कि भारत में आज की तारीख में अगर हम बहुत लिबरल व्यू लें तो लगभग 12% लोग अंग्रेजी माध्यम में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी जिनको हम इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं। हालांकि ये संख्या बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 12% भी प्रभावी संख्या नहीं है, लेकिन अगर हम लिबरल लें तो 12%। 88% लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था इस भाषा का प्रयोग कर रही है। अर्थात वो इस शिक्षा व्यवस्था आपके 88% लोगों से जुड़ी ही नहीं है। तो ऐसी भाषा, ऐसे माध्यमों से हम शिक्षा का कार्य कर रहे थे जो कि हमारे लिए ज्ञान का विस्फोट करने में सक्षम ही नहीं थे। किसी भी कमेटी या कमीशन ने 1986 से पहले कभी ये नहीं कहा कि शिक्षा का उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट है। 1986 में सडनली सैम पित्रोदा जैसे विद्वानों के संगत में और कारण से हम एक ऐसी शिक्षा नीति लाते हैं जो कहती है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, अर्थात वो शिक्षा जो नॉलेज ओरिएंटेड ना होकर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, अर्थात स्किल के साथ घुसती हुई किसी एक नौकरी कराने के लिए आपको लायक बनाती है। अर्थात जो ब्रिटिशर्स ने सोचा था, जो अपने स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि भारत एक बाबुओं का देश बनेगा, उस देश को बनाने की व्यवस्था 1986 की पॉलिसी ने चालू की। 1835 तक, मैं एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड इसलिए अवश्य देना चाहूँगा कि हमें बैकग्राउंड्स बहुत क्लियर होने चाहिए।
1823, 24, 25 में कंपनी शासन के दौरान भारत में जितने भी ब्रिटिश कलेक्टर्स थे या ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया जिसको हम कह सकते हैं या ब्रिटिश इंडिया कह सकते हैं, वहाँ के सभी कलेक्टर्स को एक टेलीग्राम भेजा गया कि वे पता लगाकर ये सूचित करें कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या है, भारत में शिक्षा का स्तर क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, जिससे कि हम आगे चलकर उसको मैनिपुलेट कर सकें। यह आंकड़े जब उनके पास आए तो वे न केवल उन्हें हतप्रभ कर देने वाले थे, बल्कि सभी भारतीय जो आज भी उस आंकड़े को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वे आंकड़े आपको कितना चमत्कृत कर सकते हैं, हतप्रभ कर सकते हैं। 2 लाख से अधिक पाठशालाएं भारत में 1824 में उपलब्ध थी। भारत की शिक्षा का स्तर 98% के आसपास था। नॉर्दर्न में थोड़ा कम था जो 93% के आसपास था, अर्थात लगभग हर व्यक्ति शिक्षित था। ये 1824-25 की बात है, सिर्फ 250 साल पहले। और ये शिक्षित देश की बात कर रहे हैं हम, साक्षर देश की बात नहीं कर रहे हैं। अब जिन्हें हम शिक्षा की बात करते हैं उसे साक्षरता कहते हैं, 3 Rs की बात करते हैं, वो बात नहीं थी। ये 5 विद्याओं में पारंगत लोग थे जो 5 भारतीय विद्याएं पढ़ते थे और उनमें काम करना जानते थे, वे पारंगत थे उन विद्याओं में। ऐसी व्यवस्था हमारे पास मौजूद थी। एक ब्रिटिश कलेक्टर ने तो यहाँ तक लिखा कि कितना काउंट करें, कहाँ तक गिने, लगभग हर गांव में एक स्कूल है। यह 1824 का भारत था। प्रति गांव में स्कूल आज भी नहीं है भारत में। ये आज़ादी के बाद की भारत की बात करता हूँ। तो जिस शिक्षित देश के ऊपर वो नियंत्रण करना चाहते थे, वहाँ सबसे पहला उन्होंने प्रयोग 1824 के बाद प्रारंभ किया। लॉर्ड मैकॉले को इनवाइट किया और उन्होंने कहा इस व्यवस्था के तहत हम भारत को बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रख सकते हैं, हमें इस व्यवस्था को तोड़ना होगा। और तब मैकॉले पॉलिसी, जिसको आप जानते हैं, आई। सारे गुरुकुल, सारे पाठशालाएं समाप्त हुईं। पूरी तरह से प्रेस्क्रिप्टिव एजुकेशन प्रारंभ हुई कि यदि किसी को स्कूल खोलना है, यदि अब किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ेगा जो हम चाहेंगे। एक आचार्य केंद्रित व्यवस्था को एक व्यवस्था केंद्रित व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। और उसके बाद से आप केवल इतना ही देखें कि आज़ादी आते आते भारत अशिक्षित हो चुका था। 16% शिक्षा के आधार पर चलने वाला ये देश रह गया। अभी करता हूँ जी सर जैसे मैं जी पुरानी एजुकेशन सर पॉलिसी क्या थी, उससे ये वाली नई पॉलिसी में क्या भिन्नताएं हैं दोनों में सर, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। जी, जैसे एक पॉइंट्स पे हम आते हैं। यदि ये कहें कि पुरानी जो पॉलिसीज़ थी और नई पॉलिसीज़ में हम कुछ अंतर कर सकते हैं। सबसे पहला अंतर, जैसा मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन एक पुरानी पॉलिसी थी। हमारा ये मानना है कि शिक्षा को केवल और केवल ज्ञान केंद्रित होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, न होना चाहिए, और वो कहीं नहीं होता है। अगर आपको नॉलेज है तो आपको चाणक्य का वो फेमस सेंटेंस याद आ जाएगा कि यदि मेरी शिक्षा में शक्ति है तो अपना पोषण करने वाले राजा का निर्माण मैं स्वयं कर सकता हूँ। शिक्षा चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट शिक्षा का बाई प्रोडक्ट हो सकता है, वो प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहली कमी जो उसमें थी उसको हटाना है। दूसरा, जो हमने ये देखा कि शिक्षा में लेयरिंग करते करते उसको इतना रिजिड कर दिया गया, इतना सख्त कर दिया गया कि उसके अंदर से शिक्षा से जो उसका जो लचीलापन होना चाहिए या उसका जो आनंद का हिस्सा है वो समाप्त हो गया। एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं आप सब कॉमन हैं, आप लोग पत्रकारिता के इस युग में हैं। आप सुबह देखते होंगे कि सुबह जब बच्चे भर भर के ठूस के स्कूलों में ले जाए जाते हैं, वो सब रो रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं। उन्हें किस तरह से उठाया जाता है, तैयार करके स्कूल तक भेजा जाता है, वे दुखी होते हैं। और जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती है वो खुश होते हैं। अर्थात उन्हें कॉलेज में आनंद, स्कूल में आनंद नहीं आ रहा, आनंद कहीं और है। तो जो आनंद रहित शिक्षा की व्यवस्था हमने पैदा करी है, वो व्यवस्था आपके अंदर ज्ञानार्जन नहीं कर सकती है। आनंद के साथ शिक्षा होगी, वो स्थायी होगी। आनंद के बगैर कोई शिक्षा होगी, वो कभी स्थायी नहीं हो सकती है। तो ये एक मेजर चीज़ है जो नई शिक्षा व्यवस्था में लाने की कोशिश अब की जा रही है। जैसे कोशिश की गई है कि प्राथमिक शिक्षा आपकी अपनी मातृभाषा में हो। जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मातृभाषा,
क्षेत्रीय भाषा, अपनी भाषा, जिसमें भी हो वो किसी विदेशी भाषा में नहीं हो। इससे क्या होगा? भाषा और संस्कृति एक दूसरे के वाहक है। यदि भाषा अपनी तो संस्कृति अपनी, भाषा दूसरे की तो संस्कृति भी दूसरे की। हमने 73-75 सालों तक दूसरे की भाषा से अपनी संस्कृति को खोया है। तो अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का जो संकल्प ये शिक्षा नीति लेती है, ये मेजर चेंज है, मेजर शिफ्ट है, एक पैराडाइम शिफ्ट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और यदि ये होगा, और यही नहीं, इस शिक्षा नीति में ये व्यवस्था है कि उच्चतम स्तर तक शिक्षा आपकी अपनी भारतीय भाषाओं में हो, केवल एक भाषा में नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में। शिक्षा का भाषा के माध्यम से कोई लेना देना नहीं है। हम तब भी शिक्षित थे जब हमारे पास सांकेत की भाषाएं थीं, हम आज भी शिक्षित हैं जब हमारे पास अपनी भाषा है। हम किसी विदेशी भाषा के आधार पर अपने आप को शिक्षित कहने का जो षड्यंत्र हमारे ऊपर हुआ, उसको लेकर हमें कोई लज्जा होनी चाहिए, हमें कोई गर्व नहीं होना चाहिए। और ये एक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार ये बात बहुत स्पष्टता से आ गई है। एक और बिंदु जो हमने वहाँ पर उससे अपेक्षा की थी, ऑफ कोर्स हमने ये कहा था कि मानव संसाधन शब्द जो है वो मार्केट का शब्द है। मानव को एक संसाधन के रूप में देखने की षड्यंत्र जो है मार्केट ने की थी, वही एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। हमारी डिमांड भी थी, और आज ये बहुत सुख की बात है कि सबसे पहले यही डिमांड कंसीड हुई कि मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनर्प्रतिष्ठित हुआ। आपको शायद ध्यान हो कि आज़ादी के बाद इस डिपार्टमेंट का नाम था, इस मंत्रालय का नाम शिक्षा एवं संस्कृति विभाग मंत्रालय ही था। ये बाद में संस्कृति अलग हुई। अब शिक्षा और संस्कृति भी अलग नहीं होनी चाहिए। आज भी शिक्षा और संस्कृति को एक साथ होना चाहिए। शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे की वाहक हैं और एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी होती हैं। पर्यटन और संस्कृति का यूज़ हमने किया है, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कृति का नहीं किया गया है। शिक्षा का साथ संस्कृति और आनी चाहिए। भारतीय भाषाओं की मैंने बात की आपसे। दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये पॉलिसी करती है, वो है NRF की का इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करती है कि राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की बात करती है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि अवमुक्त कर दी जा चुकी है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम लोग रिसर्च छोड़ चुके हैं। हमारी जो पिछली नीति ने हमें रिसर्च से बहुत दूर कर दिया। ये बात इस बात को इंगित नहीं करती है कि हमारे देश में कितनी PhDs हर वर्ष होती हैं, लेकिन ये PhDs आपकी शोध दृष्टि का प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। ये PhDs एक डॉक्यूमेंट हो गई हैं। ये PhD एक क्वालिफिकेशन होकर रह गई है। ये PhD में रिसर्च नहीं रह गई है, क्योंकि रिसर्च स्वायत्त सोच को कहते हैं। जब सोचने की स्वायत्तता नहीं रह गई है तो रिसर्च नहीं आ सकती है। NRF की घोषणा से ये बात सामने आएगी कि NRF हमें रिसर्च करने की सुविधाएं प्रदान करेगी और भारत की जो शोध दृष्टि थी वो सामने आएगी। भारत की शोध दृष्टि किसी डॉक्यूमेंट तक जाने के लिए विवश नहीं होती थी, बल्कि हर बच्चा, हर व्यक्ति जो स्वायत्त सोच रखता है वो शोध की दृष्टि रख सकता है। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जो बात समाप्त हो गई है वो इस नीति से आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि एक स्वायत्त विद्यार्थी एक स्वायत्त सोच रख सकता है। भारतीय शोध दृष्टि ये है, भारतीय विद्या दृष्टि ये है कि नॉलेज अंदर है, अंदर से बाहर निकालने का काम करती है। आचार्य नॉलेज को खींचकर बाहर कर देते थे। हमारी वर्तमान सिस्टम जो है लेयरिंग है, फिलिंग द वॉल्यूम। आपके अंदर जितनी भी जगह है वहाँ हम अपना भर देंगे और फिर आपसे कहेंगे कि अब सोचो। वो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जब नॉलेज आपकी नहीं है तो सोच भी आपकी नहीं है। ये बात यहाँ पर आती है। जिन गुरुकुलों की व्यवस्था कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भारत सरकार कर चुकी है, जिसमें गुरुकुलों की जो शिक्षा है उनका मानकीकरण करने की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। और अब ये बहुत हर्ष का विषय है कि भारत में ही कम से कम 2500 गुरुकुल विभिन्न मंदिरों मठों के जो चलते थे, वे अब इस मानकीकरण के बाद उन्हें अननेसेसरली किसी बोर्ड से अपनी मान्यता नहीं लेनी होगी, बल्कि वे अपनी व्यवस्था से बच्चे को शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे। और जब उसका समावर्तन होगा तो वो एक स्वायत्त आचार्य के रूप में विकसित होने की क्षमता रखेगा, न कि किसी नौकरी करने की व्यवस्था करेगा है। इसलिए
संस्कृत से जुड़े हुए ज्ञान को देने की जो व्यवस्था है वो गुरुकुलों में है। और दूसरी चीज़ कि गुरुकुल में हमने लेयरिंग सिस्टम नहीं, हम वर्टिकल सिस्टम पे चलते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक वर्टिकल एजुकेशन की प्रणाली है, जहाँ पर यदि आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो आप सब कुछ फोटोग्राफी ही सीखेंगे। आपको क्यों इतिहास क्यों पढ़ना है, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। आपकी स्वायत्तता है कि आप इस वर्टिकल में जहाँ तक जाना चाहे जा सकते हैं, जो भी हाइट आप पकड़ना चाहे पकड़ सकते हैं। वहाँ आपको ये मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि आपको ये और वो और भी कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। नई शिक्षा नीति ने भी ये बात कर दी है। 9वीं क्लास से अब आप एक पूल ऑफ नॉलेज में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको X क्रेडिट्स लेने हैं टू पास हाई स्कूल और XY क्रेडिट लेने हैं टू पास इंटरमीडिएट, और ये X और Y क्रेडिट्स बड़े से पूल से ले सकते हैं। अब आपको साइंस स्ट्रीम में रहना आवश्यक नहीं है, आप एक विषय साइंस का, एक कला का, एक ललित कला का ले सकते हैं। आपको अपनी क्रेडिट्स को पूरा करना है और ये क्रेडिट्स उस पूल में अवेलेबल हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे, लेकिन वो वीणा उनका व्यक्तिगत शौक होकर रह गया। यदि आज के इस सिस्टम में जाएं तो वे वीणा में भी पारंगत हो सकते थे और विज्ञान में भी पारंगत हो सकते थे। ऐसी व्यवस्था अब ये शिक्षा नीति करना चाहती है, कर रही है। ये गिनती थी उस चीज़ को जिसे हम अर्ली एजुकेशन कहते हैं, प्री नर्सरी जिसको आप यहाँ कहा करते हैं। उस एजुकेशन सिस्टम को हमने छोड़ दिया था। अब उसमें ले लिया है कि 5 वर्ष की जो अर्ली एजुकेशन है उससे भी हम आपके साथ मिलकर करेंगे, लेकिन वो आनंद के साथ का। 3 वर्ष बच्चे को आपको खेल में ही सिखाना है। You don't have to make him learn something that he doesn't want to learn or he or she doesn't want to learn. उसे आनंद के साथ, प्रकृति के साथ जुड़कर सीखने के लिए 5 वर्ष की अर्ली एजुकेशन सिस्टम शुरू कर दी। वो 3 साल की उम्र से शुरू हो जाएगी अभी, तो इसलिए एज का लॉस नहीं हुआ। इसके बाद आप आएंगे तो आप आएंगे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो एजुकेशन है, उसके बाद 8वीं तक की एजुकेशन, 8वीं के बाद 9वें से लेकर 12वीं तक की एजुकेशन, 12वें के बाद फिर 4 वर्ष की ग्रेजुएशन। जो 4 वर्ष की ग्रेजुएशन है वो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पर बेस्ड है। वो भी इस पर नहीं कि आपको करना ही है 4 वर्ष। यदि आप 1 वर्ष करते हैं तो डिप्लोमा, 2 वर्ष करते हैं एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष करते हैं तो एक सामान्य स्नातक, और 4 वर्ष करते हैं तो ऑनर्स के साथ आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। जो व्यक्ति जहाँ पर ड्रॉप करेगा उसे आगे बढ़ने के लिए उतना ही बड़ा कोर्स और करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए यदि आपने ऑनर्स कर लिया तो आपको मास्टर्स जो है वो 1 वर्ष का होगा। आप जानते हैं कि हम लोगों के पास चॉइसेस नहीं होती थी। हम और आप जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हमारे पास चॉइस होती ही नहीं थी। तो हमारे यहाँ बच्चा 12वें क्लास तक यूं ही ड्रिफ्ट करता हुआ पहुँच जाता है कि उसको ये नहीं पता उसे करना क्या भविष्य में, वो बस पहुँच गया वहाँ तक। और 12वें के बाद भी कभी कभी तो ग्रेजुएशन तक वो ड्रिफ्ट करता है, उसको ये नहीं पता उसे क्या करना है। फिर जाकर वो चूज़ करता है कि हमें एक्चुअली ये करना था, ये पूरी की पूरी एजुकेशन जो हमने की वो बेकार चली गई। यहाँ पर ये नहीं है, आपकी कोई भी एजुकेशन ये जो नई मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसको सर लागू करने में कुछ दिक्कतें आएंगी? देखिए, कोई भी नीति पिछले 30-40 सालों से जो चला आ रहा है तो उसको सर हटाने में या बदलने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा। और क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? बहुत दिक्कतें, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें तो विल के साथ ख़त्म हो जाती हैं। उस पर चिंतन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी स्टीयरिंग कमेटी और टास्क फोर्स बनी गई है जिसके ऊपर ये चिंतन चल रही है कि इस पॉलिसी को कैसे। आपके पास बहुत सारे ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, इसको एडमिट करना हो। तो यहाँ पर इस शिक्षा नीति में 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्टता से कही हैं। नंबर 1 तो उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय के पास 300 से अधिक महाविद्यालय नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे अधिक महाविद्यालयों की गुणवत्ता की चिंता आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जब हम आते हैं तो उस बहुत बड़े सेक्टर की हम चिंता कर रहे हैं जिससे GER की पूरी प्रक्रिया को अब तक अलग रखा है। उदाहरण के तौर से ITIs, पॉलिटेक्निक्स, ये हमारी उस प्रक्रिया से अब तक अलग रहे हैं। पॉलिटेक्निक में विद्यार्थी इंटर पास करके ही जाता है, 3 वर्ष का अध्ययन करता है, लेकिन उसे डिग्री नहीं मिलती, उसे डिप्लोमा मिलता है। यहाँ पर हम 12 वर्ष पढ़ते आते हैं और 3 वर्ष में डिग्री पा जाते हैं। तो ये डिस्पैरिटी है। इससे पॉलिटेक्निक की तरफ जाने वाले बच्चों के रुझान में कमी आई है और अननेसेसरली यहाँ पर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है जिन्हें ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे जब जाएगा तो वो अपने आप को व्यापकता कैसे जोड़ पाएगा। भारत जैसे देश में जहाँ पर हजारों भाषाएं बोली जाती हों,
हजारों संस्कृतियाँ हों, वहाँ पर नैरोनेस से काम नहीं चलेगा, आपका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। इसी प्रकार मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। मैं हमेशा से मानता हूँ कि हर भारतीय को अधिकतम भारतीय भाषाएं सीखनी चाहिए। जितनी भाषाएं वो सीख जाएगा उतना ही उसका आनंद बढ़ जाएगा, उतना ही उसका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो इसे हमें नैरोनेस से ये नहीं कहना है कि हमारे पास तो एक भाषा होगी, हम उसी में काम चलाएंगे। भारत इतना छोटा देश नहीं है। भारत की विविधता को समझने के लिए भाषाओं को समझना अनिवार्य है और उसको स्वागत योग्य कदम माना जाना चाहिए, इनकरेज किया जाना चाहिए कि अधिकतर भाषाएं पढ़ी जा सकें। हम ऐसी व्यवस्थाएं चाहते हैं जिसमें व्यक्ति का जो मेंटल होराइजन है वो बहुत व्यापक हो जाए। जो हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम है, द पर्सन हैज़ टू बी भारत सेंट्रिक, भारत केंद्रित व्यक्ति जो है उसका निर्माण करना इस पॉलिसी का एक व्यापक उद्देश्य है, जो कि बहुत स्वागत योग्य उद्देश्य है। आप जानते हैं भारत में लगभग 44,000 डायलेक्ट्स बोली जाती हैं, 22 भाषाएं हमारी औपचारिक और ऑफिशियल रूप से हैं। ऐसे देश में अगर हम कहें कि हम एक छोटी सी भाषा से, वो भी विदेशी भाषा से अपना काम चलाएंगे, तो हम अपने देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपनी ज्ञान व्यवस्था के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रेडिशंस के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अपने कल्चर के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और इस पॉलिसी का जो एक उद्देश्य है, इस पर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान जाऊँगा, और ये पॉलिसी में मेंशन है दैट कि भारत को विश्व गुरु बनना है। तो जब विश्व गुरु बनने की बात है तो आपकी नॉलेज को बाउंड्रीलेस या सीमलेस होना ही होगा। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करेंगे कि वो भारत में अपने केंद्र खोल सकें, लेकिन उससे पहले भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा कि वे विदेशों में अपने कैंपसेस खोल सकें। भारत के विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को अधिक से अधिक लाने के लिए भी स्कॉलरशिप्स भी लाई जा सकती है और प्रयास भी किए जाएंगे, अपने यहाँ लाएं भी और अपने यहाँ से जाएं। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की संकल्पना को साकार कर पाएंगे, जहाँ पर दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे क्योंकि नॉलेज मिलती थी। आज दुनिया भर के लोग अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि वहाँ नॉलेज मिल रही है। भारत में नॉलेज से हटी हुई जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट की, उससे नॉलेज नहीं मिल रही है, एक स्किल सी मिलती है जिससे आप एक स्पेसिफिक काम या एक स्पेसिफिक जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है। हमें उस व्यवस्था से आगे जाने की बात ये केंद्र पॉलिसी हमें देती है। अच्छा सर, आप शिक्षाविद हैं और आपके सर मतलब आपके मतलब सोच के हिसाब से या जो भी आप चाहते थे, क्या सर ये पूरी तरह प्रॉब्लम की और कुछ सुधार इसमें होने भी चाहिए थे जो नहीं हो पाए हैं? देखिए, पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होती है जी सर, और मैं चूँकि पॉलिसी का ही छात्र भी हूँ, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये पॉलिसी इज़ ओनली एज गुड एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जी सर, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें बहुत सारे काम करने हैं और करे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रयास होने हैं और हो रहे हैं, वे होंगे भी। और जितना अधिक हम उसे इम्प्लीमेंट कर डालेंगे उतनी ही अच्छी पॉलिसी इसे माना जाएगा। लेकिन मैं पॉलिसी को एज सच किसी उस पर जाकर हम क्रिटिसाइज करो, इससे ये बात छूट गई या ये बात छूट गई, बहुत सारी बातें बनती हैं, बहुत सारी बातें छूटती हैं, लेकिन उस प्रक्रिया है वो आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। आपने जब 10 वर्ष तक मान लीजिए आपने इस लिबरल एजुकेशन को, स्कूल ऑफ एजुकेशन से निकलने वाले छात्रों की पहली खेप जब आपके पास आएगी समाज में, उससे तय होगा कि इस पॉलिसी को और कितनी गति के साथ हम बढ़ा सकते हैं। और आपको सर बहुत बड़ा दायित्व था अयोध्या का सर दीपोत्सव का। सर 3 साल आपने बहुत भव्य दीपोत्सव कराया जो पूरे विश्व भर में फेमस था, सबने पूरा विश्व देखा, पूरे विश्व के हर देश से विदेशी मेहमान आए। और सर ये बहुत बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से थी, तो सर इसके आप कैसे इसका सामना किए? चुनौतियाँ तो सामना करने के लिए ही होती हैं, बिल्कुल सर, लेकिन यदि आप अपने मन से, अपने भाव से जुड़े हुए हों, सभी चुनौतियाँ धीरे धीरे छोटी ही हो जाती हैं। शासन सत्ता का भी पूरा सहयोग था, इसलिए उधर से कोई समस्या नहीं आई, सहयोग मिला। करने वाले और हमारी योजना के जो लोग थे वे जुड़ गए, और मैं ये मानता हूँ कि जिससे समाज जुड़ जाए वो व्यवस्था हमेशा ही अपने आप चल जाती है। लोगों को शंका थी कि समाज नहीं जुड़ेगा, लेकिन समाज इतनी व्यापकता के साथ जुड़ा कि आप देख सकते थे, आपने अगर देखा होगा कि राम की पैड़ी पर लोगों की भीड़ को रोक पाना असंभव हो जाता था। बिल्कुल सर। इस और वॉलंटियर्स की जो फौज पहले वर्ष में थी वो लगभग 1500 लोगों की थी, दूसरे वर्ष में लगभग 3000 लोगों की थी, तीसरे वर्ष में 5500 लोगों की फौज थी, और ये संख्या अपने आप ही बढ़ती थी। इसमें कहीं कोई बहुत विशेष प्रयास नहीं करना था,
ये जो अभी प्रधानमंत्री जी के आगमन के समय पर भी, जब इस कोरोना काल में भी जो आयोजन हुआ वो भी हमारे वॉलंटियर्स ने ही किया। बिल्कुल। और उसका कारण ये है कि जब अयोध्या के लोग अपने आप को अयोध्या से जोड़कर देखते हैं तो सारी चुनौतियां छोटी हो जाती हैं। जब इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के आगमन पर 5 तारीख को जब कार्यक्रम था तो ये संभव नहीं था कि एक जगह पर इतने सारे दिए जला सकें, फिर भी हालांकि काफ़ी दिए जले थे जी बिल्कुल। लेकिन 50 स्थानों पर लोगों से रिक्वेस्ट किया गया, सब तैयार हो गए, बोले हाँ हम जला लेंगे, अपने अपने जगहों पर 1000 दिए जलाएंगे और दियों की संख्या पिछली बार से बढ़ गई। तो वो समस्या वहीं आती है जहाँ पर आप इस आइडिया को ये सोचें कि आप किसी दूसरे का कार्य कर रहे हैं। सरकार भी जब दूसरे का कार्य करने लग जाती है, जब ये सोचती है कि वो लोगों के ऊपर कार्य कर सकती है, सफल नहीं हो सकती। लोग स्वतः कार्य कर सकते हैं, लोगों की अच्छाई में यकीन रखिए, सारे काम भगवान निरापद कर देता है। चलिए सर, आपको राफेल समाचार को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.